वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम यूनिट जो हमारा चैप्टर 1 था उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या होल नंबर्स के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर देंगे, और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, मौलिक संक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्लोजर लॉ आएगा, कम्यूटेटिव लॉ आएगा, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इस क्लास में हम 4 लॉ के बारे में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, जैसा कि आपको पता है। मौलिक संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ेंगे, मौलिक संक्रियाएं क्या होती हैं। यदि ए, बी और सी पूर्णांक संख्या है, हमारी क्या है, मान लीजिए कोई ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, जिसे हम पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये संख्याएं निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। वो हम नियम पढ़ेंगे, वो हम रूल्स पढ़ेंगे कि जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, जो डिजिट हैं, वो किस रूल का, किन रूल्स का पालन करती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, देन दीज नंबर्स फॉलो द फॉलोइंग लॉज। कौन कौन से लॉज हैं हमारे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला लॉ है क्लोजर लॉ, समवृत्त नियम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समवृत्त नियम, क्लोजर लॉ। इसके अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। अंडर दिस लॉ इंटीजर्स सेटिस्फाई द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं कि हमारा क्लोजर लॉ क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बताया कि जो हमारा क्लोजर लॉ होता है वो क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। अंडर दिस लॉ इंटीजर सेटिस्फाई द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कौन कौन से ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जोड़ व गुणा। तो हमारा जो क्लोजर लॉ है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजर लॉ। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा क्लोजर लॉ। तो जोड़ के लिए देखिए, जोड़ के लिए देखिए फॉर एडिशन, ए प्लस बी एक पूर्णांक संख्या, एन इंटीजर, क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी। आपको तो पता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं,
जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक हमारी क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या है हमारा a प्लस बी। क्लोजर लॉ यही बताता है कि हम एडिशन की बात कर रहे हैं, जोड़ के लिए देख रहे हैं, तो a प्लस बी है तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 यहाँ पे a है, b की वैल्यू 4 है, इक्वल टू क्या है हमारा 7 आ गया। 7 क्या है हमारा इंटीजर है, 7 क्या है हमारा इंटीजर है। तो क्लोजर लॉ सिंपल यही बताता है कि जब भी हम किसी डिजिट को ऐड करते हैं, दो डिजिट को ऐड करेंगे, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। जैसे 8 प्लस 9 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 8 भी हमारा इंटीजर है और 9 भी हमारा एक पूर्णांक संख्या है। ओके, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। गुणन के लिए देखो, फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो, a इंटू बी एक पूर्णांक संख्या आएगी। जब हम गुणा करते हैं a इंटू बी तब भी हमारा इंटीजर ही आएगा। जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐड किया, जैसे कि 3 प्लस 4 किया तो 7 आ गया। जैसे कि हम 9 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। 9 प्लस 4 किया हमारा 13 आ गया, और 13 क्या हमारा इंटीजर है। तो ये कंडीशन एडिशन में भी फॉलो होती है फॉर एडिशन, और ये कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होती है। क्लोजर लॉ ये बताता है जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब भी हमारा इंटीजर आएगा। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं, 4 गुणे 3 कितना आया 12, 4 3 12, ये हमारा क्या इंटीजर है। 7 इंटू 5 है, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी क्या है हमारा इंटीजर है। तो ये है कि हम गुणा करेंगे किसी दो डिजिट का तब भी हमारा इंटीजर आएगा, या फिर हम जोड़ेंगे दो इंटीजरों को तब भी हमारा इंटीजर आएगा। ये हमारा होता है क्लोजर लॉ। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। 6 क्या है हमारा इंटीजर, ये पूर्णांक है हमारा। ओके, तो ये हमारा रहेगा। तो क्लोजर लॉ हमें ये बताता है फॉर एडिशन के लिए भी रहता है हमारा क्लोजर लॉ, और फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए भी रहता है। तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो हमारा क्लोजर लॉ है इसके अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती है। अंडर दिस लॉ इंटीजर्स सेटिस्फाई द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, केवल ये देखना है आपको कि किसी भी दो डिजिट को ऐड करेंगे वो इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होगा, किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। ये हमारा रूल नंबर 2 है, कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जोड़ के लिए फॉर एडिशन, जैसे हमने वहां पे देखा था जोड़ के लिए देखा था, एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ हमारा जो रहता है वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए रहता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान के चलो a प्लस बी है तो इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी लिखा है तो हम b प्लस ए लिख सकते हैं, अर्थात संख्याओं का क्रम बदलने पर भी योग समान रहता है। क्या कहा, संख्याओं का क्रम बदलने पर भी योग समान रहता है। दैट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज दी सम। हमने क्या लिखा यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, इसको हम अगर उल्टा कर दें, यहाँ पे b की जगह क्या किया, a की जगह हमने b कर दिया और b की जगह a कर दिया, तो हमने क्या
क्रम बदल दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। ऑर्डर क्या, नंबर का ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वली आएगा। इसका जो आंसर आ रहा होगा और इसका जो आंसर आ रहा होगा वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, डज नॉट चेंज द सम, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिया 5 + 7 या 7 + 5, 12 करेंगे, 12 आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे 5 + 7 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसको हम ऑर्डर चेंज कर दें, क्या करें, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, बी की जगह आगे लिख दें और ए बाद में लिख दें, तब भी क्या आएगा हमारा 12 ही आंसर आएगा। साथ में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, और साथ में 5 जोड़ेंगे तब भी हमारा 12 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 9 + 8 लिखा है, इसको हम लिख दें 8 + 9, इसका आंसर क्या आएगा 17। ए की जगह क्या है 9, बी की जगह 8 है, इसका हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो क्या हो गया 8 आगे आ गया और +9 बाद में लिख दिया, तब भी क्या आंसर सेम आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज बदल दें तब भी हमारा आंसर सेम आता है। जैसे क्या है 3 + 2, ये क्या हमारा a + b है, 3 + 2, इसको हम क्या कर दें b + a कर दें, 2 + 3b तो लिख सकते हैं कि नहीं, 3 + 2 है, ये हमारा 5 आएगा, या फिर 2 + 3 करो तो ये हमारा 5 आएगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, जोड़ के लिए कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको ये सीखना है कि अगर ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा भी आ गया तो उसका आंसर सेम है। तो जहां पर भी ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही हो हमारे क्वेश्चंस में, आगे चल के हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अगर ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, कम्यूटेटिव लॉ है, क्लोजर लॉ है, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम पहले ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ लेंगे तो बाद में क्वेश्चंस करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो हमने अभी पढ़ा है फॉर एडिशन के लिए, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। गुणन के लिए क्या रूल रहता है, तो गुणन के लिए भी यही है, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है। हम वहां पे क्या कर रहे थे, a + b बराबर b + a, यहाँ पे a × b है बराबर b × a, इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू बराबर ही आएगी। ऑर्डर चेंज हम गुणा में भी करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अर्थात संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल प्रोडक्ट जो रहता है वो हमारा समान रहता है। हम संख्याओं का ऑर्डर बदल देंगे, जैसे a × b है, b × a कर देंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा सेम रहेगा। दैट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जैसा हमारा सम का था वैसा ही हमारा प्रोडक्ट का है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, कौन सा है उदाहरण, जैसे a × b बराबर b × a की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 है, b की 5 है, इनका ऑर्डर क्या है हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिया हमने, आंसर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। आ गया 4 × 5 किया हमने, या फिर हम 5 × 4 करें, आंसर इसका भी 20 आएगा और इसका भी 20 आएगा, दोनों के आंसर 20 ही आएंगे। इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं, हमने कम्यूटेटिव लॉ में हमने फॉर एडिशन पढ़ा है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। तो ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ की दो प्रॉपर्टीज थी। अब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ये हमारा क्या था, रूल नंबर 1 था। रूल 1 पढ़ा हमने, रूल 2 पढ़ा।
अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम देखेंगे। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम हमारा क्या रहता है? जोड़ के लिए, फोर एडिशन के लिए पढ़ेंगे, जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है। जोड़ के लिए पढ़ेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, इस कितने को आगे लिख दो, प्लस सी बाद में कर दो। अर्थात संख्याओं के समूहन, ग्रुपिंग को बदलने पर भी योग का समान रहता है। योग क्या रहता है हमारा? समान रहता है। दैट इज चेंजिंग दी ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज दी सम। जैसे कि क्या है हमारा? ए लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए बाहर है, ए प्लस ब्रैकेट है, बी प्लस सी है। ये दो अलग, मतलब इन बी और सी को हमने एक ग्रुप में कर दिया, ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसको हमने एक इस ग्रुप में किया। चलो ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इस ग्रुप को तोड़ दो, तो हम क्या कर रहे हैं? ए के साथ हम ग्रुप बना लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, सी को अकेला कर दो, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए को अकेला किया था हमने, यहाँ पे सी को अकेला कर दिया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है हमारा? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी बराबर रहेगी इसी की वैल्यू की। ओके। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो इक्वल होगी इस वाली वैल्यू के। जैसे हम देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, ए की वैल्यू हमने मान ली 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा? इसमें 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 7 और 2 9, इसका आंसर 9 आएगा। अब देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। अब हमने क्या किया? इन ग्रुप को ए प्लस बी को साथ में कर लिया। तो ए की वैल्यू हमारी 2 थी, बी की वैल्यू 3 थी, और हमने सी की जो वैल्यू थी 4, उसको सी को हमने अलग कर दिया। अब इनको जोड़ो, 3 और 2 5, 5 4 9, इसकी वैल्यू भी 9 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 9 आ रही है। तो ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि चेंजिंग द ग्रुप ऑफ नंबर्स, अगर हम नंबर्स का ग्रुप चेंज कर दें, यहाँ पे जैसे बी प्लस सी का ग्रुप बना था, हम इनको चेंज कर दें, इन ग्रुप को तोड़ दें और दूसरे के साथ ग्रुप बना लें। जैसे कि बी प्लस सी को तोड़ दिया, अब हम चाह रहे हैं कि ए प्लस बी के साथ हम ग्रुप बना लें और सी को अलग कर दें। तब क्या रहेगा? जो हमारा सम होगा उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। तो ये हमारा होगा फॉर एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसा कि अभी हमने एडिशन देखा तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखिए ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिखा है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर ग्रुप बना है बी इंटू सी का, पैरेंथेसिस बंद है, ब्रैकेट बंद है। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, बी और सी के साथ ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे केवल मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे प्लस था। यहाँ पे बी और सी के साथ ग्रुप बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं ए और बी का ग्रुप बने और सी को अकेले कर देंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन में।
ये हमारा रहता है एसोसिएटिव लॉ, अर्थात संख्याओं के समूहन ग्रुपिंग को बदलने पर भी गुणनफल समान रहता है। जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट इनका भी आएगा। दैट इज चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट इनका आएगा जैसा कि हमने बताया वही प्रोडक्ट इसका भी आएगा। अगर हम ग्रुप बदल रहे हैं, नंबर्स का ग्रुप बदल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बदलेगा नहीं, वही प्रोडक्ट आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या a इंटू बी इंटू सी है ये, और a इंटू बी इंटू सी, ऐसे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। a की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, b की 3 मान लेते हैं और c की 4 मान लेते हैं। तो ये कितना आएगा? सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। 4 × 12, 12 × 2, तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये अब देखते हैं कि अगर हमने नंबर्स का ग्रुप चेंज किया तो प्रोडक्ट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ए की वैल्यू हमने 2 मानी थी, बी की वैल्यू 3 मानी थी, और हमारा जो सी की वैल्यू थी वो 4 थी। 3 दूनी 6 × 4 24। तो दोनों के प्रोडक्ट क्या हमारे सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा रहता है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम ग्रुप बदल रहे हैं नंबर्स के तो वो प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा हमारा। तो ये हमने पढ़े एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों हमने पढ़ लिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेंगे, अपने पेन कॉपी में लिख कर देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट देखते हैं, ये हमारा रूल नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। ये हमारा रूल नंबर 4 है, चौथी प्रॉपर्टी है। इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, गुणन का जोड़ पर विवरण। अब देखते हैं ये क्या होता है। आपको ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है? जैसे कि a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नाम से ही पता चल रहा है, गुणन का जोड़ पर विवरण। जैसे कि a मल्टीप्लाइड b प्लस c है, तो क्या किया? a का गुणा b से किया, फिर हमने क्या किया? प्लस किया, a का गुणा c से करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a का गुणा b से करेंगे। ये पैरेंथेसिस के अंदर हम मान के चलो b प्लस c ग्रुप बनाए हुए थे, अब इनको तोड़ना है, तो a चाह रहा है कि हम b से भी मिले और a चाह रहा है हम c से भी मिले। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर a चाह रहा है हम b से भी बात करना चाह रहा है और c से भी बात करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो a का मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, b से किया, ये जो प्लस लगा था हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे, फिर a का मल्टीप्लाई हम c से करेंगे। ये रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अर्थात किसी संख्या को दो संख्याओं के योग से, अर्थात किसी संख्या को दो संख्याओं के योग से गुणा करने पर वह संख्या दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा की जा सकती है। की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है। किसी संख्या को दो संख्याओं के योग से गुणा करने पर, जैसे कि किसी संख्या, जैसे a है, किसी संख्या को दो संख्याओं के योग, जैसे कि दो संख्याओं के योग से गुणा करने पर
जैसे कि जो इसका आंसर आएगा, जो इस वैल्यू का आंसर आएगा वही इस वैल्यू का आंसर आएगा, तभी तो हमने इसके इक्वल लिखा है। वह संख्या दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा की जा सकती है और आंसर सेम आएगा। इनका जो आंसर है, प्रोडक्ट है, जो सॉल्यूशन है, और इनका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो बराबर आएगा। ऐसा कर दें या फिर ऐसा हम कर दें। दैट इज when a number is multiplied by sum of two numbers, when a number is multiplied by sum of two numbers, it can be multiplied separately with both number, it can be multiplied separately with both number a into b plus a into c। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको, जैसे कि a into b प्लस c है, a into b प्लस a into c। जैसे कि a की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 2 5, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 ही आएगा। अब इसकी वैल्यू भी देखते हैं, एक इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, 1 और 3, तो कितना आएगा? 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 ही आएगा। तो ये इसका भी आंसर 5 आ रहा है, इसका भी आंसर 5 आ रहा है। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल ये है, इसको आप देखिए और इसको देखिए, है ना, इसकी जो वैल्यू है और ऐसा ये किया है, इन दोनों का आंसर क्या है? 44 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? ये जो वैल्यू है ये वाली और ये जो वैल्यू है, इनका आंसर क्या है? 14 आ रहा है। तो ये हमारा रहता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इन प्रॉपर्टीज का, इन रूल्स का याद होनी चाहिए, तब आप उनका यूज करेंगे। ओके, जैसे ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब है एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, इसका उल्टा है, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि ये है a प्लस बी गुणे सी, तो क्या करेंगे? a इंटू सी करेंगे और b इंटू सी करेंगे। जैसे कि a प्लस बी इंटू सी है, a इंटू सी करेंगे, a का c के साथ और b का भी c के साथ। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। ये हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, जैसे कि बी और सी एक ग्रुप में था, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन था। पहले हमारा मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई बाई बी किया और ए का मल्टीप्लाइड बाई सी हुआ, बीच में एडिशन है। तो मल्टीप्लीकेशन वो हुआ ना पहले, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये हमारा है एडिशन, ये हमारा एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। पहले हमारा एडिशन है ना, तो हम ऐसे याद करेंगे, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो a प्लस बी लिखा है मल्टीप्लाइड बाई सी लिखा है, तो क्या किया? c का जो मल्टीप्लीकेशन है वो a के साथ हो जाएगा, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। अर्थात दो संख्याओं के योग को किसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या से गुणा करने पर दोनों संख्याओं को अलग अलग उस संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। दैट इज व्हेन दी सम ऑफ टू नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई नंबर, ईच नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड सेपरेटली एंड देन एडेड। तो वही हमने बताया है कि एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया एडिशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो क्या किया? ए का मल्टीप्लाइड सी से कर दिया, प्लस किया जो प्लस लगा है, और बी का मल्टीप्लाइड बाई सी से कर दिया। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये प्रॉपर्टी याद करनी है, ये वाली हर एक क्वेश्चन की ये वाली प्रॉपर्टी याद करनी है, ये वाली जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लेंगे
तो आप नहीं भूलेंगे। ये पहला याद कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। तो हमने ये भी बता दिया कि एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन कैसे। सबसे पहले एडिशन है, ओवर मल्टीप्लीकेशन है, तो सी का मल्टीप्लाइड ए से होगा, बी का मल्टीप्लीकेशन सी से होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वही इनका आंसर आएगा। अब देखते हैं, ए की वैल्यू 1 लिख देते हैं, बी की वैल्यू 2 कर देते हैं और सी की वैल्यू 3 कर देते हैं। 2 1 3, 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखते हैं ये बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इनका भी आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या है, हम यहाँ पे करते हैं, 1 गुणे सी की वैल्यू क्या है, 3 मानी है हमने, बी की 2 है और सी की 3 है। अब इनको जो गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9, इसका भी आंसर 9 आ रहा है, इसका भी आंसर 9 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है, प्रूव्ड होती है कि हम इनको ऐसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज की हैं। कौन कौन सी की हैं, स्टार्टिंग से देख लो। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 होल नंबर, जिसमें फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ रहे थे। कि फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो नियम का पालन करती हैं, वो रूल्स का पालन करती हैं, लॉस का पालन करती हैं। तो उनको हम देखेंगे कौन कौन से लॉ होते हैं जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, वो फॉलो करती हैं। तो इसके अंदर हमने क्लोजर लॉ था, क्लोजर लॉ देखा है। क्लोजर लॉ में हमने एडिशन जोड़ के लिए देखा और मल्टीप्लीकेशन के लिए देखा। इसके बाद हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, तो इसका भी 2 थे, जोड़ के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए। इसके बाद तीसरा था हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी हमने अच्छे से पढ़ा। इनके भी 2 थे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद लास्ट में हमने देखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं और कैसे हम लिख सकते हैं और आंसर कैसे आएगा। तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज थी। अगर हम इन चारों प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आए उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम इस क्लास का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ टॉपिक हैं 2 3 4, उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। और इस क्लास की जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल में बायो में है, वहां से आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और जो इस क्लास की पीडीएफ है, क्लास के नोट्स हैं, वो वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उन सारी क्लासेस की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा रहने वाला है पार्ट 2। जो हमारा होल नंबर्स हैं उसमें हमारा पार्ट 2 करेंगे। जो कुछ टॉपिक छूटे हैं उनको हम पार्ट 2 में सॉल्व करने वाले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।